फैसला आया एनआईए कोर्ट से कि जिन लोगों को फंसाने का काम किया जा रहा था, जिनको मुख्य अपराधी बनाने की कोशिश की गई थी, कोर्ट ने एक एक इल्ज़ाम को खारिज किया, एक एक आरोपी को बरी किया। और जिस तरह से भगवा थ्योरी गढ़ी जा रही थी भारत में कि एक भगवा आतंकवाद भी है, उसका भी खुलासा हुआ है। और साथ ही इन 17 वर्षों में तमाम लोग जो निर्दोष थे उनको बहुत यातनाएं दी गई, उनको बहुत कष्ट दिया गया, परिवार के परिवार तबाह हो गए। और ऐसे ही एक हमारे साथ सन्यासी हैं। सोचिए कि भारत में सन्यासियों के साथ वह व्यवहार हुआ है जिसके बारे में आप कभी मुग़लों के ज़माने का इतिहास पढ़ते थे कि किस तरह से वहाँ के क्रूर शासक क्रूरता करते थे। अंग्रेज़ किस तरह से, जैसे जलियांवाला जो बाग में जो कांड हुआ था, कैसे उनकी क्रूरता दिखाई दी थी, इस तरह की क्रूरता भी कुछ साधु सन्यासियों के साथ हुई है इन 17 वर्षों में। लेकिन सत्य सामने आया है, देर जरूर लगी है लेकिन बड़ी बात सामने निकल कर आई है। तो हमारे साथ स्वामी जी हैं, स्वामी अनंतानंद सरस्वती महाराज जी, जो जगत गुरु भी हैं। बनारस में मैं हूँ, काशी में हूँ। महाराज ये रिपब्लिक भारत पर आपने समय दिया, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समाज के एक सही पक्ष को समाज के बीच ला रहे हैं। महाराज जी, सीधा पहला सवाल ये है कि ये जो मालेगांव का जो बम ब्लास्ट का जो मामला है, इससे आपका क्या संबंध है? और ये जो आपने एक लंबी जो यातनाएं सही है, वह क्यों सही है? देखिए, मालेगांव बम ब्लास्ट से संबंध तो हमारा कोई नहीं रहा, लेकिन एक हिंदू होने के नाते जब ये भगवा आतंकवाद हम लोगों ने सुना 2008 में, हम लोग उस समय एकदम युवा थे और कम आयु थी। निश्चित भावनाएं हमारी आहत हुई कि ये क्या सुना हमने कि ये भगवा आतंकवाद और इस तरह की चीज़ें। चूँकि प्रज्ञा जी हमारी गुरु बहन थी, स्वामी अवधेशानंद गिरी से वो भी दीक्षित थी और मैं भी दीक्षित था। तो केवल ये सुना ही नहीं, अपितु हमारा कोई अपना धार्मिक संबंध का व्यक्ति अंदर गया और उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से हमारा एक भावनात्मक जुड़ाव उनके साथ हुआ। यह गलत हो रहा है, क्योंकि जहाँ तक मैं प्रज्ञा जी को जानता था, जब हम कुंभ में एज ए जर्नलिस्ट 2006-07 काम कर रहे थे, तो वहीं पे हमारा इनसे मुलाकात हुआ था और मैंने जितना समझ पाया कि वो एक साध्वी के रूप में वहाँ मेरा उनसे मुलाकात हुआ। एक साध्वी से मैं मिला था और वो साध्वी जो समाज के लिए सोचती थी, वो साध्वी जो मानवता के लिए सोचती थी, वो साध्वी जो समाज में एक क्रांतिकारी परिवर्तन की बात सोच रही थी। जहाँ 2008 का कालखंड ऐसा कालखंड चल रहा था जब बच्चे एक अनजाने फ्रेम की तरफ बढ़ते जा रहे थे। वो फ्रेम समाज के कुछ चंद लोगों के द्वारा गढ़ा गया था, जिसमें हिंदुत्व कैसे डिरेल हो जाए। इसको बहुत छोटे शब्दों में नहीं व्याख्यानित कर सकते हैं आप। कुछ तमाम शक्तियां ऐसी जो देश के अंदर और देश के बाहर भी हैं, वो हिंदुत्व पे निशाना लगाकर यानी घात लगाकर बैठी हुई थी। निश्चित, देखिए, दुनिया में धर्म एक ही है जहाँ मनुष्य को केवल मनुष्य नहीं अपितु देवता के रूप में परिणित होने का मौका दिया जाता है और देवता माना जाता है। केवल भारत के लिए कहा जाता है कि भारत संतों का देश है। हिंदू संस्कृति के कारण, हिंदू संस्कृति में जो 16 संस्कार हैं, उसमें जब जनेऊ होता है तो व्यक्ति को देवता के रूप में माना जाता है। और मान लीजिए कुछ लोग कहेंगे इसमें दिक्कतें आ सकती हैं कि जनेऊ सबका नहीं होता है, तो ये उनकी अपनी नासमझी है। जनेऊ सबका होता है। इसके आगे बढ़ते हैं, विवाह तो सबका होता है। तो जब विवाह होता है तो एक मनुष्य का नहीं होता, अपितु विवाह नारायण और लक्ष्मी का होता है। तो हिंदू में जब विवाह हो रहा है तो वो जो सामान्य सा व्यक्ति है वो लक्ष्मी नारायण के रूप में दिखने लगता है। जैसे एक कॉमन मैन केवल मेडिकल की पढ़ाई कर लेता है तो वो डॉक्टर हो जाता है, एक कॉमन मैन यूपीएससी क्लियर करता है तो आईपीएस हो जाता है। तो सनातन ने जो एक व्यवस्था दी है दुनिया को जीवन जीने की, वो देवत्व की व्यवस्था है। तो ऐसा चिंतन किसी के पास नहीं है, शायद आप देखेंगे तो क्या वो सब चीज़ों शक्तियाँ लगी हुई, वो कल भी लगी हुई थी, जिनको हम लोग राक्षस कहते थे,
आज उनको नाना प्रकार के नामों से संबोधित करके लोग कह सकते हैं कि वो लोग आज भी लगे हैं कि नहीं नहीं, हिंदुत्व को हम कैसे डिरेल कर दें, डिफ्रेम कर दें और इसको बदनाम कर दें। तो वो उस ब्लास्ट को आप एक सुनियोजित षड्यंत्र मानते हैं? मानने का इसमें प्रश्न ही नहीं है, वो पूरी तरह से सुनियोजित था। क्योंकि जब प्रज्ञा जी हमारी गुरु बहन थी, जेल चली गई, तो जब उनको टॉर्चर किया गया, हम लोगों के साथ उस समय बहुत कम लोग, इस नाम के आने के बाद एक भय का वातावरण खड़ा हुआ। उस समय जब हम लोग, हमें भी प्रज्ञा जी ने किस संदेश भिजवाया कि सब लोग साथ छोड़ रहे हैं, तुम भी छोड़ोगे क्या? हमने कहा कि बताइए। बोले कि सेवा के लिए ज़रूरत है, हमारी स्थिति ठीक नहीं है और कुछ हमें दवा, मेडिकल फैसिलिटीज़ या कोर्ट में ही जाना होता है, तो एक व्यक्ति होना चाहिए। तो उसमें भी कई कानूनी अड़चनें आई कि मैं उनके ब्लड रिलेशन में नहीं था, तो मुझे नहीं मिल रहा था। बाद में रिलीजियस आधार पे कि मैं उनका गुरु भाई हूँ, इसलिए मुझे कोर्ट ने परमिट किया कि एज अ केयर टेकर में उनका और एज अ पैरोकार में उनका केस। पैरोकार तो बहुत मजबूत कड़ी होती है स्वामी जी, क्योंकि पैरोकार के ही मेहनत पर वकील कोर्ट में अपनी बात रखता है और जज साहब फैसला देते हैं। तो कहीं न कहीं आपका एक लंबा संघर्ष रहा है, और इस बीच में पैरोकार के नाते क्या कठिनाइयाँ भी आई हैं? देखिए, जो लोग जेल में थे तो वो तो सरकारी तंत्र के एक तरह से कस्टडी में थे, अरेस्ट थे, वो उनकी प्रॉपर्टी थे, वो उनके द्वारा उनको बकायदा चिंतन किया जाता था, रिकॉर्ड होता था। यानी कि जो 3rd डिग्री देना है वो सरकारी तंत्र से उनको मिल रही थी, वो तो मिलना ही था, उतने लोगों को मिलना ही था। वो मिलना ही नहीं, अपितु आप जब कस्टडी में हैं तो क्या बाहर आएगा ये वो निर्धारित करेंगे। अच्छा, वहाँ से क्या कैसे जाना है वो निर्धारित करेंगे मैनेजमेंट वहाँ का। जी। हमें प्रज्ञा जी को जब उनकी स्थिति, उन्हें कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर इस तरह की चीज़ें भी डायग्नोस हुई थी, सिंड्रोम बाउल कुछ बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति इरिटेट हो जाता है, तमाम चीज़ें। तो उस समय कोर्ट ने उनको जो खाने के लिए बोला था, प्रज्ञा जी बहुत दिनों तक जो है अन्न, मैंने अंकुरित अन्न लेती थी, तो वो भी जो है जेल में पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है उन तक, इसका मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। अच्छा, मतलब आप जो ले जाते थे सामग्री वो केवल आप अधिकारियों को दे के चले आते थे बस? वो हमारे से लेते थे और वो वहाँ पहुँचा नहीं पहुँचा इसका कोई प्रमाणिक व्यवस्था नहीं है। महाराज जी, आपके भी साथ कुछ चीज़ें घटी हैं, घटना घटी हैं? देखिए, निश्चित ही जब हमारा उनसे ब्लड रिलेशन नहीं था तो एजेंसी और तमाम उस कालखंड के लोगों के रडार पे हम रहे, और एक समय देश में ऐसा वातावरण खड़ा कर दिया गया कि हिंदू आतंकवादी है, और जिनको आतंकवादी कहा जा रहा था उनसे लोग न जुड़ पाएँ, उनसे कट जाएं, हट जाएं, तो उनसे, उनके लिए जो खड़े होने वाले लोग थे उनको भी टॉर्चर किया गया। उसमें एक नाम है दिलीप पाटीदार का। दिलीप पाटीदार इंदौर से एटीएस के द्वारा उठाया गया, बाद में एटीएस ने डिनाई कर दिया, फिर एविडेंस इतने थे कि उन्हें स्वीकारना पड़ा। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मेरे साथ 2010 में एनआईए ने नोटिस भेजा, मुंबई में हमने रिसीव किया जे हॉस्पिटल में, और उसके बाद हमको 5 तारीख को चंडीगढ़ बुलाया गया था। तो जो दिलीप पाटीदार के साथ घटा, दिलीप पाटीदार का तो आज तक पता ही नहीं है, बॉडी ही नहीं मिला। यानी कि दिलीप पाटीदार के बारे में पता नहीं, वो जीवित हैं या क्या हैं? एक बार उठाए गए था, आज तक पता नहीं। चूंकि उठाते समय ऐसी परिस्थिति बन गई कि इंदौर के पुलिस स्टेशन में वो सबमिट हो गया मामला कि इनको लेकर जा रहे हैं, रिकॉर्ड में आ गया, और बाद में एटीएस उसको डिनाई भी करती रही, लेकिन रिकॉर्डेड था तो रिकॉर्ड कहाँ से मिटाएंगे। तो चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। तो हमें जब नोटिस मिला, उसके पहले काफ़ी थ्रेट किया गया, मैंने काफ़ी थ्रेट किया गया। एक बार का वाकया है, मैं सुप्रीम कोर्ट में गया था एसएलपी के लिए, तो मैं मेट्रो से उतरा तो एक आगे व्यक्ति था, मैं अगर श्योर हूँ तो वो दिनेश नाम था उसका, इंटेलिजेंस का कोई लड़का था, और एक पीछे कोई, और पूरी भरी पब्लिक के बीच से
हम गायब हो गए, मतलब गायब हो गए, आपको निकाल ले गए? निकाल के ले गए। एक हमें लगता है पहाड़गंज इलाके का कोई थाना था उस समय का, और वहाँ ले जाकर उन्होंने बाकायदा कहा कि देखिए हम अगर आपको यहाँ ला सकते हैं, बरामदगी दिखाई वहाँ ले जाके? बोले कि अगर हम आपको यहाँ ला सकते हैं तो आप कल्पना करिए कि हम आपके साथ क्या कर सकते हैं। मतलब ख़त्म भी कर सकते हैं, समाप्ति कर सकते हैं। आप जो आपके सामने परिस्थितियाँ दी जाएं उसमें यशमैन बन जाइए। तो हमने कहा मैं कहाँ, मैं तो कानून के साथ हूँ, मैं कानून के साथ हूँ। और मुझे पूरा ध्यान है कि पहाड़गंज थाने में भी कुछ टेलीफोनिक या यांत्रिक मैंने कुछ किया कि ये घटना घटी है। मैंने फिर वहाँ से तुरंत हम लोग मुंबई गए, मुंबई में जे हॉस्पिटल में दिया, और जैसे ही जे हॉस्पिटल में दिया मुझे नेक्स्ट डे मुझे ये नोटिस थमा दी गई कि आप 5 तारीख को रिपोर्ट करिए चंडीगढ़। तो ये एक छोटी सी कहानी है, बताना चाहूँगा। और हम जब 3 को पहुँच गए दिल्ली, क्योंकि डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी, गरीब रथ से हम दिल्ली पहुँचे, और दिल्ली 3 को पहुँचे, शाम को फ़ोन आ जाता है NIA का कि अब आप जो है चंडीगढ़ नहीं जाएंगे। जब आप हमें नोटिस दे रहे हैं, हाँ आपने थ्रेट किया, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस ने जब आपसे पूछा तो आपने नोटिस दे दिया। अब नोटिस पे मैं जा रहा हूँ, आपको पता है, देख रहे हैं, फिर बीच रास्ते से आप फिर हमको टेलीफोनिक थ्रेट दे करके कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो पूरा सुनियोजित कार्यक्रम था वो सामने आ गया। तो 4 को जब मैं पहुंचता हूं, मुझे स्प्लेंडर हाउस ले गया मैं, तो 4 की स्थिति आपसे हम कह नहीं सकते हैं। जो उन्हें टॉर्चर करना था किया, और उन लोगों ने देखिए आपको भी टॉर्चर किया गया। उस समय के बड़े, आज के वर्तमान में बड़े पदेन लोग हैं, संघ के कुछ नेताओं के लिए उन्होंने कहा कि आप ये स्टेटमेंट दीजिए, करीब इतनी मोटी फाइल थी वो, और कहा यहाँ आपको साइन करना है। यानी कि स्टेटमेंट बयान पहले से तैयार था, आपको साइन करके स्वीकार करना था। संघ के बड़े बड़े पदाधिकारियों का उसमें नाम था, यानी कि उनको भी लपेटने की पूरी तैयारी थी। जी जी, ये मैं हाई कोर्ट में सबमिटेड है मेरा। अच्छा। 2011 का ये, कि ये क्या एक उनका अपना था कि अब आप, और वो रिकॉर्ड को कोरिलेट करना चाहे, उनके पास एविडेंस तो था नहीं। अब एविडेंस जब उनके पूरे चार्जशीट में नहीं आया, ATS से नहीं प्राप्त कर पाए, CBI से नहीं प्राप्त कर पाए, NIA से नहीं प्राप्त कर पाए मालेगांव में, तो वो अब जो इसमें सहयोगी थे उन लोगों को इन्वॉल्व करके उनके माध्यम से स्टेटमेंट लेना कि ये कहानी और भूमिका बनाने का प्रयास किया जा रहा है, कि ये पूरी कहानी जो है RSS और इस तरह के लोग किए हैं। और चूँकि हम लोगों ने देखा था, मैंने बताया कि दिलीप पाटीदार गायब हो गए, पता नहीं चला, तो मेरे पास उस समय मेरे तात्कालिक दिमाग में ये बात आई कि 5 को तो मुझे चंडीगढ़ अप्रोच करना था, 3 को इन्होंने टेलीफोनिक थ्रेट दिया है, वो रिकॉर्ड में आ गया, 4 को मैं स्प्लेंडर हाउस जा रहा हूँ, तो ये भी रिकॉर्ड में आ गया। तो जब मुझे इन लोगों ने कहा कि अभी तुम जाओ और तुम हमारे रडार पे हो, मैं कहीं तो होटल में रुका था, तो वहाँ जब लौटा तो मैंने सोचा कि अब ये तो मेरे से गलत करवाएंगे, और उन लोगों को, निर्दोष लोगों को फंसाने का इनका पूरा षड्यंत्र। और 400 पन्ने में, 500 पन्ने में कौन लोग हैं मैं नहीं जानता हूँ, पूरी थ्योरी लिखी गई है ये भी नहीं पता है, ये भी नहीं पता है। तो मैं अकेले का जान बचाने के लिए मैं सबको दोषी बना दूं, तो उससे अच्छा मेरे मन में आया कि अब मुझे हम थे और एक भगवान झा थे, तो भगवान झा वगैरह हम लोगों से चर्चाएं बीच में कि आप भाग जाइए, तो हमने कहा नहीं, भागना रास्ता नहीं है। अब NIA गलत कर रही है, अगर मैं सुसाइड अटेम्प्ट करता हूँ तो यह बात समाज के सामने आएगा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था उस समय, कोई सुन नहीं रहा था, कोई सुनने वाला नहीं था कि आप सही हैं या गलत हैं। तो मैं मेडिकल हॉल गया, और पास में ही उस जगह पे आपको एक वीडियो मिल जाएगा आज तक का, जिसमें मैं बेड पर था और मेरे वो न्यूज़ उन लोगों ने चलाई थी, सौभाग्य से वो आपको मैंने दिखाया, वो है। तो मैंने नींद की गोली और वो क्या बोलते हैं हीट लाया, क्योंकि हमें पता था कि मरते समय दर्द होता है। जिन लोगों ने आपकी सत्यता सुनी वो लोग आपकी बात लेके एजेंडा नहीं बनाए, बातचीत नहीं आगे लेके गए, जिन चैनलों ने उस समय आपको समझा देखा कि उसको मुहिम बनाएं और देश के सामने वो करें। वही मैं बता रहा हूँ कि उस समय तो हमको कोई नहीं सुन रहा था,
कोई सुनने वाला नहीं था, क्योंकि एनआईए सही थी। हम बोलते भी तो एनआईए सही थी। लेकिन जब हमने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, तो जब सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया तो दुनिया के मीडिया ने यह दिखाया कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कि जो व्यक्ति 5 तारीख को रिपोर्ट करने जा रहा है चंडीगढ़, ऐसी क्या जल्दीबाजी है जो उसको दिल्ली में ही रोक के बीच रास्ते से उठा लिया और वो आदमी मरने के लिए तैयार हो गया। तो ये एनआईए जो है, एनआईए कोर्ट में भी इस बात का जवाब देने में अक्षम रही कि क्यों उठाया। महाराज ये बताइए, कितने ऐसे परिवार हैं जो इस पूरे 17 साल में बर्बाद हुए इन सरकारी तंत्र के द्वारा? एक तो जो प्रत्यक्ष जेल गए, जो जेल के अंदर परिवार गए, एफआईआर में जिनका नाम रहा सीधा सीधा, जेल चले गए, वो तो बर्बाद हो गए पूरी तरह। बर्बाद हुए वो खुद लोग, वो लोग बर्बाद हुए शारीरिक पीड़ा से। और उसके बाद जो इनके सहयोग में केस में पैरवी करते थे या कहीं से भी उनके लिए अच्छा चिंतन रखते थे, तो वो बर्बाद हो गए। हमने वो दौर देखा है कि जब हमारे संतों ने ही मुझे कहा कि ऐसा है, आप कपड़ा उतार दीजिए और अब अपने घर चले जाइए, बचना मुश्किल है, बचना मुश्किल है। तो वो दौर भी देखा जब मैंने अपने लोग इतने, समाज को इतना भयभीत कर दिया गया था कि रोटी देने में भी समाज डरता था। समझ सकता हूँ मैं आपकी पीड़ा। मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है कि इतनी बड़ी थ्योरी जो रची जा रही थी, भगवा को बदनाम करने की भारत में ही कोशिश हो रही थी, जहाँ पर 80% हिंदू तो भारत की संस्कृति और सारी चीज़ें हैं, वहाँ पर ये किसके दबाव में ये सब हो रहा था महाराज जी? और ये क्यों हो रहा था? इतनी फर्जी थ्योरी क्यों गढ़ी जा रही थी? और इस गढ़ी हुई थ्योरी के बीच में जो असली ब्लास्ट हुआ, यानी कि 2006 में जो हुआ, 2008 में जो हुआ, आज तक जो असली, यानी कि जो अपराधी हैं उनका तो पता नहीं है। अब हम लोगों के पास उतना तो कोई तंत्र का जानकारी नहीं है, लेकिन जब आपने पूछा है तो कुछ चीज़ें केस लड़ते समय ध्यान में आता था कि 2006 में मालेगांव ब्लास्ट में मुस्लिम पकड़े गए थे। फिर उसके बाद उनको छोड़ करके 2006 में मालेगांव में जब बम ब्लास्ट हुआ तो उसमें मुस्लिम पकड़े गए थे, फिर उनको छोड़ दिया गया। क्यों? बिना केस चले? केस चला, फिर छोड़ दिया गया, पता नहीं क्यों छोड़ा। वो जजमेंट तो आया नहीं होगा, अभी आज भी चल रहा है केस शायद 2006 का। उसमें हिंदुओं को डाल दिया गया। अच्छा, उसमें नाम हिंदुओं को डाल दिया गया जी। तो जब हिंदुओं का नाम पड़ जाता है तो महाराज जी, जब हिंदुओं का नाम डाल दिया गया तो हिंदुओं का नाम डाल करके और मुस्लिमों को हटा दिया गया, तो ये थ्योरी कौन गढ़ रहा था? ये तो आप समझ सकते हैं कि सत्ता में उस समय कौन थे लोग। और ये जो इस्तीफा दे के एक बड़ा चेहरा दिखाया जा रहा था समाज में कि गृह मंत्री देश के इस्तीफा दे दिए और मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दिए, इन सब का क्या मतलब था उस समय? देखिए, एक लंबा कालखंड हो गया और हम लोग उस समय मैंने उम्र हमारी अंदर दबाव भी था हिंदुत्व को बदनाम करे, ऊपर से एक अच्छा चेहरा दिखाने की कोशिश भी की जा रही। आपस की लड़ाइयाँ नहीं रहती हैं क्या? आज वही कांग्रेस है, उसी कांग्रेस में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, ये 3 धड़े हैं। सोनिया गांधी मैनेज करने का कोशिश कर रही हैं। आप देखेंगे कर्नाटका में जब सीएम की बारी आई तो सिद्धारमैया या पता नहीं किसको बनना था, कोई और बनना था, बना किसी और को दिया। तो ये इनकी आपसी अंतर कलह को इस केस से हम नहीं जोड़ सकते हैं। और इसमें पूरी तरह से सुनियोजित एक योजना तो थी वहाँ से, जो योजना के अंतर्गत ये सारे फ्रेमिंग वर्क में काम हुए थे। सत्ता का कहीं ना कहीं उसमें 17 साल बाद न्याय मिला है आपको, सब लोग बरी हुए हैं, जितने पैरोकार हैं उनको भी एक राहत मिली होगी। भारत आज कहीं न कहीं एक, कहते हैं ना कि एक स्वतंत्र होकर निकला है, निष्पक्ष होकर निकला है कि जो भारत था जिसके ऊपर ये गढ़ा जा रहा था कि हिंदुत्व आतंकवादी भी हो सकता है। अब क्या कहेंगे इस निर्णय के ऊपर जो एनआईए कोर्ट ने 17 वर्षों बाद? बड़ा देर किया है। जब मेरे जैसा एक लेमैन आदमी, कल मैंने महेश जी से जब बात किया तो यह बात कही,
और निश्चित वो चार्जशीट आप पढ़ सकते हैं। उस चार्जशीट में जितनी तेज़ी से यह बात क्लियर की गई कि ये गाड़ी इनसे प्रज्ञा सिंह से बिलोंग करती है, ये बड़ा असंभव सा हमने चर्चा किया कि ये बड़ा असंभव है। विदिन 1 और 2 डेज डिक्लेयर कर दिया जाता है। जज जब डिसीजन पढ़ रहे थे ना ये कोर्ट के, तब उन्होंने भी इन सब चीज़ों को ओपन करके दिया कि भाई आरडीएक्स का कुछ पता नहीं है, आरडीएक्स कहाँ से आया, कौन रखा, बाइक का भी सीधा नहीं लिंक्ड है कि वो साध्वी जी की बाइक है, और भी जो चीज़ें जो आरोप लगाए थे उस पर भी कोर्ट ने कहा कि सीधा कोई लिंक नहीं मिल रहा है और डिसीजन आ गया। निश्चित देखिए, जब व्यक्ति की मंशा गलत होती है और तंत्र को वो अपने तरीके से चलाता है तो चीज़ें वो गलत करेगा, और जब तक उसका तंत्र में पकड़ है तब तक वो गलत करता ही रहेगा। और ये अनादिकाल से होता आया है। रावण ने भी किया सत्ता का दुरुपयोग, शक्ति का दुरुपयोग, और कहीं ना कहीं तात्कालिक उस समय की सरकार ने भरपूर किया। उसने अगर नहीं किया होता तो हम जैसे लोगों को क्यों प्रताड़ित किया। और मज़े की बात देखिए, संतों को क्यों प्रताड़ित किया, सोचने की बात। मज़े की बात ये है कि मैं तो गया नहीं एम्स। आप लोग उम्र भी बहुत कम रही होगी महाराज जी। एकदम, मैं 27 पूरा किया हूँगा। हमने एम्स हम तो नहीं गए, हम तो डेथ बेड पे थे, हमको लेकर गया कोई और आपने भर्ती किया। तो इतना दुनिया भर में न्यूज़ में छपा, दुनिया के न्यूज़ वाले दिखा रहे थे, और आपका ऐसा कौन सा तंत्र है जिसमें आपने मैनिपुलेट कर दिया कि नहीं ये जहर नहीं खाए थे। तो बड़ा इसमें अभी भी हम लोगों को बोलने में डर लगता है कि सत्ता बदली है, उनके लोग नहीं। पुलिस तो वही है, जज भी वही हैं। हम न्यायपालिका पे प्रश्न, उसी न्यायपालिका ने हमें बरी किया है, लेकिन अभी भी उनके लोग हैं। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत जी। तो आपने सुना, आपने देखा कि किस तरह से, चूँकि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के गुरु भाई हैं स्वामी जी, और पूरे इन 17 वर्षों में पैरोकार उनके सामने एकदम अडिग होकर उनका पक्ष लिए, उनकी पूरी लड़ाई लड़े, और इन बीच में जितनी हो सके यातनाएं भी झेले और सब कुछ बताए। बड़ी बात यह है कि महाराज जी ने कहा कि किस तरह से भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी गई थी, यह एक सुनियोजित पूरी तरह से षड्यंत्र था, किस तरह से बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। तो कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं, और 17 साल की लंबी लड़ाई के बाद एनआईए कोर्ट ने मालेगांव बम ब्लास्ट में जिनको आरोपी बनाया गया था उन सबको बरी किया है। और मामला अगर पीड़ित लोग आगे अगर उसको उठाते हैं तो कहीं न कहीं जो आज का निर्णय है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसी के बेस पे आगे भी अदालतें तय करेंगी। हाँ, एक बात ज़रूर इस बीच में उठ रहा है कि जो असली जो आरोपी हैं जिन्होंने बम ब्लास्ट किया, आखिर वह कहाँ हैं और उनको छिपाने का काम किसने किया। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक त्रिपाठी के साथ राघवन पांडे, रिपब्लिक भारत, वाराणसी।